चलो यार स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तो यार आपकी आज की फाउंडेशन की ही पहली क्लास है, तो एक बारी बेसिक सी बातें पहले एक बारी डिस्कस करते हैं। क्या हमारा सिलेबस रहेगा, कैसे हम पढ़ेंगे, मैं क्या पढ़ाऊंगा, वगैरह वगैरह सारी बातें एक बारी डिस्कस करते हैं, फिर अपने कोर्स से आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बेसिक बातें कुछ डिस्कस कर रहा हूं, जो भी आपके सवाल जवाब होंगे उसके अंदर बेसिक सी फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी 5-10 मिनट की एक बारी बात करूंगा, ठीक है। वैसे आप अपनी तरफ से जानते हैं सीए फाउंडेशन का आपका क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं है, बेसिक नहीं? चलो ठीक है। तो यार अपने सीए फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, 4 पेपर्स होंगे आपके। पहला पेपर होगा आपका अकाउंट्स, दूसरा पेपर होगा आपका लॉज का, बिजनेस लॉज, तीसरा पेपर होगा आपका मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग, और फोर्थ पेपर होगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, जो आपके पहले ये 2 सब्जेक्ट्स हैं और इनके जो पेपर्स हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं। सब्जेक्टिव पेपर्स एज इन जैसे आप 11th 12th के एग्जाम देते थे कि पूरे पूरे क्वेश्चंस आएंगे और पूरा पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट्स पूरे तरीके से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका एक बेस आप अपने 11th 12th स्टैंडर्ड में लेके आए होते हैं। लॉ का सब्जेक्ट आपके लिए पूरे तरीके से नया होगा कि कानून क्या है जिसके तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है। कंपनीज एक्ट होते हैं, अलग अलग एक्ट्स होते हैं, आपका पूरा अकाउंट्स भी जो बना हुआ है उसका भी एक कानून है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। बट है ये सब्जेक्ट थ्योरी फ्रंट पे, ठीक है। लॉ का सब्जेक्ट है लेकिन है थ्योरी, लर्निंग होगी यहां पे, और ये भी पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर। तो ये दोनों पेपर्स आपके 100 मार्क्स, और इन दोनों पेपर्स में आपको पूरा पूरा लिखना होगा, पूरा पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों पेपर्स आपके 3 आवर्स ईच के हिसाब से होंगे। और इन दोनों पेपर्स का स्टाइल ये रहेगा, सीए के जनरली जो एग्जाम्स होते हैं वो दोपहर को 2 बजे होते हैं, तो 2 से 5 3 घंटे का आपका पेपर। और ऑब्वियसली जैसे आपके 11th 12th स्टैंडर्ड में भी मेरे ख्याल से यही होता था कि 2 बजे अगर पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन बुक मिल जाएगी, 15 मिनट फॉर रीडिंग और उसके बाद बाकी 3 आवर्स फॉर राइटिंग एंड स्टफ। बेटा अब जो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथ्स वाला और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दोनों पेपर्स आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर हैं। इसमें सब्जेक्टिव कुछ नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है दोनों आपके। इसमें दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही पेपर 100 मार्क्स के होंगे ये, और दोनों ही पेपर्स में 100 नंबर के पेपर हैं, और तो 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथ्स का पेपर होगा 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, और 4 ऑप्शंस होंगे हर क्वेश्चन के अंदर, आपको किसी एक ऑप्शन को टिक करना होगा बस। सेम केस फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, पूरे तरीके से एमसीक्यू बेस्ड पेपर, 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस, कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। कोई रीजनिंग नहीं देनी होती है, कोई कुछ नहीं होता। जैसे होता था ना 11th 12th में कि ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आ रहा है तो ट्रू है तो उसका रीजन लिखो, फॉल्स है तो उसका रीजन लिखो, इधर ऐसा कुछ नहीं होता है, बस यू हैव टू टेक इट, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दोनों पेपर्स आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर हैं, इसलिए ये दोनों पेपर्स आपके 2 आवर्स ईच के हैं। टाइमिंग वही रहेगा, 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा, बट 2 to 4 2 घंटे का ये पेपर होगा। और इन दोनों पेपर्स में आपको वो जो क्वेश्चन रीड करने का टाइम होता है 15 मिनट का, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सिर्फ इन 2 पेपर्स में होता है। एक तरह से ये 2 पेपर्स आपके 1:45 बजे स्टार्ट हो जाते हैं कि 15 मिनट रीडिंग का टाइम और बाकी 3 घंटे राइटिंग का टाइम। ये 2 पेपर्स आपके 2 बजे ही स्टार्ट होंगे, 2 बजे ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी, और 2 घंटे का पेपर होगा, 4 बजे पेपर खत्म, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि ये दोनों पेपर्स आपके बेटा एमसीक्यू बेस्ड हैं, इसलिए इन दोनों पेपर्स में फिर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग क्या है? हर एक क्वेश्चन गलत 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। सो बेसिकली अगर किसी को स्टूडेंट के 4 क्वेश्चंस इन 2 पेपर्स में से गलत होते हैं, तो 4 क्वेश्चंस गलत है तो 4 नंबर तो गए ही गए, क्योंकि 4 क्वेश्चंस गलत है, 1 मार्क ईच। उसके ओवर एंड अबव 1 नंबर और जाएगा, क्योंकि 0.25 फॉर पर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर, तो 4 क्वेश्चन गलत, टोटल 5 नंबर घटेंगे। इसलिए इन 2 पेपर्स में हमें जब क्लास में पढ़ाई करनी होती है तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है, इस चीज पे भी हमें फोकस करना होता है
जनरली होता है ना यार, हम हमेशा सोचते थे यार पूरा पेपर कम से कम 100 नंबर का मैं पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। इन दो पेपर्स में बल्कि हमारी स्ट्रैटेजी ये रहती है 100% का पेपर अटेम्प्ट मत करो, जितना आता है उतना करो, बाकी खाली छोड़ दो। उसका रीजन ये है, क्वेश्चन टिक कर दिया और वो गलत है तो नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन टिक ही नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो कहने का मतलब ये है, अगर मेरे को 4 क्वेश्चन नहीं आते और मैंने टिक कर दिए लेकिन और वो गलत थे तो 5 नंबर कटेंगे। 4 क्वेश्चन नहीं आते मैंने ब्लैंक छोड़ दिए तो 4 नंबर कटेंगे। तो यार 0 बेटर है, माइनस है तो ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज हमें यहां पे करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे पूरे कोर्स में, बट मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि हाँ ठीक है इनमें ऐसा है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग बेटा सिर्फ इन 2 पेपर्स में है, उन 2 पेपर्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, पूरा पूरा लिखने वाला है, ठीक है। अच्छा, मैथ्स वाले पार्ट में बेटा मैथ्स है 40 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स है 40 नंबर का और 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है, और तब जाके पूरा 100 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है। बाकी काफी बच्चे जो सीए करने आते हैं, काफी साल का मेरे को एक्सपीरियंस हो गया अब, तो ये पेपर का नाम सुन के, मैथ्स का नाम सुन के थोड़ा सा बच्चों को जाता है मैथ्स आ गया इधर, ये कैसे होगा, मैथ्स में तो वैसे ही हमारा हार्ट टाइट है। तो इसके बारे में एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, बाकी तो मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, वो सर आपको डिटेल में अच्छे से कराएंगे, वो आप उनसे भी जितने सवाल होंगे आप पूछिएगा। मैं बस अपनी तरफ से आपको एक बात बता रहा हूं कि बेटा इस पेपर से पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं स्पेसिफिकली मैथ्स के बारे में समझ गए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि थोड़े से बच्चों को मैथ्स का पता नहीं क्यों खौफ होता है। पहली बात तो यह है बेटा मैथ्स है 40 नंबर का, 100 नंबर का पेपर है, लेकिन मैथ्स 40 नंबर का है, स्टैटिस्टिक्स 40 नंबर का है और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है। दिस इज वेरी वेरी स्कोरिंग, ये 20 मार्क्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। और इतने नल्ले तो तुम होगे नहीं यार कि इधर से 20 नंबर नहीं स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी रही गई कसर हम थोड़ी बहुत मैथ्स में पूरी कर लेंगे तो पास होने की डर नहीं, पास होने का कोई डर नहीं होता, यहां पे डर होता है अच्छे मार्क्स लाने का, पास होने की फाइट नहीं होती इधर, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बहुत बढ़िया तरीके से मैथ्स आता है, किसी को बहुत बढ़िया तरीके से मैथ्स नहीं आता है, यहां सब एक बराबर है। तो अब ये वाली बात मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, अगर आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि मेरे को मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट उस पर ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। मैं क्यों कह रहा हूं यहां पे सब एक बराबर है, यहां पे वो स्टूडेंट भी एक बराबर है जिसके पास 11-12 स्टैंडर्ड में मैथ्स था ही नहीं। रीजन बीइंग, बेटे 11-12 स्टैंडर्ड में मैथ्स का पेपर कैसा होता था, अगर किसी ने दिया भी है तो सब्जेक्टिव, पूरा पूरा सॉल्व करना होता था। अब यार एक क्वेश्चन को, मैथ्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 स्टेप हैं, मेरा आंसर नहीं आ रहा है लेकिन मैंने 4-5 स्टेप कर दिए, तो मेरे को कुछ तो नंबर मिलेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 4 2 1 कुछ तो देगा वो। बच्चे तो यहां पे फॉर्मूले रट के जाते थे, मेरे को याद है 11-12 में कि चलो कुछ सॉल्व नहीं होगा फॉर्मूला लिखूंगा, आगे वाले से पूछ लूंगा भाई तू फॉर्मूला ही बता दे, फॉर्मूला लिख के 1 नंबर तो मिल जाएगा मेरे को। बेटे इधर तो ऐसा नहीं है, अगर मेरे 10 स्टेप्स हैं आई हैव टू सॉल्व ऑल द 10 स्टेप्स, क्योंकि इधर ऑप्शन में तो मैं नेट आंसर दिया होगा ना, मेरे को तो वो टिक करना है। तो कहने का मतलब है शायद इधर वो 10 स्टेप सॉल्व करने ही नहीं होते, ट्रिक्स होती हैं। जो 11-12 में कराया जाता है उसको पूरा डिटेल में जो 10 स्टेप्स में कराया जाता है, इधर उसकी ट्रिक्स होती हैं कि डायरेक्टली आप 10वें स्टेप पे पहुंच के आंसर कैसे निकालेंगे, आपको इधर वो सीखना होगा। तो किसी के पास मैथ्स था नहीं था, स्ट्रांग है वीक है, इट डजंट मैटर, यहां पे पूरे तरीके से नई चीजें होंगी काइंड ऑफ, ठीक है। बट बात अगर मैंने इसके बारे में करी है तो इतना, एक तो अपने मन में खौफ मत लाना मैथ्स को लेकर, और दूसरा अगर ये वीक है तो इस पे फिर आप ज्यादा टाइम लगाइएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, अब चारों सब्जेक्ट्स मिला के आपका फाउंडेशन कितने मार्क्स का हो गया, 400 मार्क्स का, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीए फाउंडेशन में, आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40-40 चाहिए ही चाहिए, और ओवरऑल जो परसेंटेज है आपकी सीए फाउंडेशन में वो एटलीस्ट 50% बननी चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए, इसमें से एक भी क्राइटेरिया रह जाता है तो फाउंडेशन क्लियर नहीं माना जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, 4 पेपर हैं, मान लो किसी स्टूडेंट के 40 40 40 40, हर सब्जेक्ट में 40-40 आ गए। पहला क्राइटेरिया, हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली मिनिमम 40 नंबर चाहिए, वो क्राइटेरिया सही है इसका, तो पहले क्राइटेरिया पे तो पास हो गया। लेकिन इन चारों का मिला के टोटल कितना बना, 160, जबकि पूरा फाउंडेशन कितने मार्क्स का था, 400। 400 का 50% कितना बनता है, 200। लेकिन इस बच्चे का 200 टोटल तो नहीं बन रहा है, तो ये सेकंड क्राइटेरिया पे फेल हो गया, इसको दोबारा फाउंडेशन देना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आई। कोई स्टूडेंट है 80 90 70 30,
अब इसका टोटल अगर मैं निकालूंगा 170, 240, 270, टोटल तो 50% से बहुत ऊपर बन रहा है। तो ये स्टूडेंट सेकंड क्राइटेरिया पे पास हो गया 50% एग्रीगेट, लेकिन एक सब्जेक्ट में 40 से नीचे चले गए, इसको भी दोबारा सारा ही सीए फाउंडेशन देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कोई स्टूडेंट 50, 55, 50, 60, अब बेटे इसका 200 से भी ऊपर बन गया और हर सब्जेक्ट में 40 भी आ गए, 40 से ऊपर भी आ गए, किसी में बहुत बढ़िया नंबर नहीं आए हैं, एवरेज आउट आए हैं, लेकिन ये सीए फाउंडेशन क्लियर कर गया। समझ में आया आपको? तो 40 नंबर इंडिविजुअली चाहिए, ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 50% चाहिए ही चाहिए, ये दोनों क्राइटेरिया साथ में फुलफिल होने चाहिए। एक कंफ्यूजन इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स को होती है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके रिगार्डिंग, बेटा सीए में ना एक क्राइटेरिया होता है, ये बच्चों का क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, कि सीए में एक क्राइटेरिया होता है, सर हमने सुना है कि मान लो किसी बच्चे का फाउंडेशन क्लियर नहीं होता या पूरा ये क्लियर नहीं होता, लेकिन उसके किसी सब्जेक्ट में 60 या उससे ऊपर नंबर आ जाते हैं, तो हमने सुना है वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ता। जैसे कि ये वाला केस मैंने लिखा, इस बच्चे के इन तीनों सब्जेक्ट में 60 से ऊपर नंबर है, ठीक है ना, बस एक में 40 से भी नीचे है, तो फाउंडेशन तो क्लियर नहीं हुआ। स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है, सर हमने कहीं ना कहीं से सुना है कि किसी पेपर में 60 या उससे ऊपर नंबर आ जाए तो सीए फाउंडेशन भले ही क्लियर नहीं होगा, लेकिन दोबारा वो पेपर नहीं देने पड़ेंगे जिसमें 60 से ऊपर आ गए, दोबारा सिर्फ ये पेपर देना पड़ेगा। क्या ऐसा है? नहीं। मेरी बात समझ आई? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बच्चों के मन में डाउट आता इसलिए है, अगर आपने भी कहीं से सुना हो या आगे सुन लें, क्योंकि यही क्राइटेरिया सीए इंटर से चालू हो जाता है, ये फाउंडेशन में नहीं लगता है। जो मैंने बात बोली ना, ये सीए इंटर और सीए फाइनल में होता है कि सीए इंटर किसी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ, सीए फाइनल किसी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ, लेकिन किसी सब्जेक्ट में या 2-3 सब्जेक्ट्स में अगर 60 या उससे ऊपर नंबर आ जाते हैं, वो पेपर दोबारा नहीं देने पड़ते। ये इंटर और फाइनल में होता है, फाउंडेशन में नहीं है, फाउंडेशन में सारे दोबारा देने पड़ते हैं, क्योंकि एंट्री लेवल है ना, एंट्रेंस टेस्ट है ये एक तरह से। आपका समझ आ गया ये? अच्छा, यहां तक की बातों में कुछ कंफ्यूजन, कुछ दिक्कत? चलो आगे, चलो अब एक बारी अपने सब्जेक्ट पे आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यार, एक बारी अपने भी नाम बता दो। आपका नाम क्या है यार? भूषण। आपका बच्चे? प्रिंस, रिदम, करुण या तरुण? करुण। हाँ जी, नीति, नितिन। लास्ट में बच्चे आपका? खुशबू, नित्यम, लक्ष्य। ठीक है, मेरा नाम आशीष है यार, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस एंड सीएफए। बाकी पहले मैं जॉब्स में था, E&Y, KPMG एंड डेलॉयट, और बाकी अभी काफी टाइम से एजुकेशन में हूं। सो राइट नाउ सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, इंटर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग पढ़ाता हूं, और सीए फाइनल लेवल पे SFM। बाकी एजुकेशन के अलावा मेरा फुल टाइम स्टॉक मार्केट का काम है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं मैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अब एक बारी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाऊंगा यार, बिजनेस इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा जानते हैं कि किधर से क्या सिलेबस है, कहां से पढ़ना होगा, क्या है क्या नहीं, क्या मटेरियल होगा, सारी बातें एक बारी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कि अपना वो टीचर स्टूडेंट की बस एक ही तरफ से टीचर बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है भाषण की तरह, और हम बैठ के सुनी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, ऐसा एटमोसफियर नहीं बनाएंगे यार क्लास में। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, ठीक है। आपको जो सवाल हो कंटेंट से रिलेटेड, वो जो भी सवाल हो तुम पूछना यार, थोड़ी बातचीत चलती रहेगी, ना तुमको नींद आएगी ना मेरे को नींद आएगी, ठीक है। इंटरेस्ट बना रहेगा। बाकी एक बड़ी सिंपल सी बात है, कंटेंट तो मेरे को पूरा पढ़ाना ही है, बाकी मुझसे आउटपुट निकलवाना आपकी भी जिम्मेदारी है। आप जितने सवाल पूछोगे उतनी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे यार, बातचीत करते रहेंगे। चलो, तो यार आपके सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में पहली बात, पढ़ने के लिए हमारे पास मटेरियल क्या क्या अवेलेबल होता है। एक तो यार हमारा जो ICI है, अच्छा रजिस्ट्रेशन करा लिया आप सबने सीए फाउंडेशन के लिए, वहां से स्टडी मटेरियल भी आ चुका है, ऑर्डर कर दिया बेटे? ऑर्डर तो सबने कर दिया ना, ठीक है। नहीं किया? रजिस्ट्रेशन कब कराया था? अरे यहां का रजिस्ट्रेशन नहीं कह रहा हूं मैं, सीए तो करनी है, सीए करना भी फाइनल नहीं है, ये तो गजब बात हो गई बेटे। चलो जैसे भी डिसाइड कर लो कि सीए करना फाइनल है, सबसे पहले वहां रजिस्ट्रेशन करा लेना, कट ऑफ्स होती हैं उसकी, क्योंकि अगर वो कट ऑफ निकल गई तो फिर आपका अटेम्प्ट डिले हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबने करा रखा है रजिस्ट्रेशन सीए में, ठीक है। तो बेटा एक तो आप ICI की तरफ से जिनका आ चुका है बहुत बढ़िया, नहीं तो आ जाएगा।
एक तो आईसीआई की तरफ से आपका एक स्टडी मटेरियल आता है, हर सब्जेक्ट की उसके अंदर बुक्स होती हैं। आप यहां पे पढ़ते हैं तो मैं भी अपने आप को एक बुक दूंगा। पहले तो मैं लिस्ट आउट कर रहा हूं कि पढ़ने के लिए मेरे पास मटेरियल अवेलेबल होता क्या क्या है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो आईसीआई का भी स्टडी मटेरियल होगा, मैं भी आपको अपनी एक बुक दूंगा। और बेटा हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो मैं साथ के साथ आपको नोट्स भी बनवाऊंगा कुछ, ठीक है। तो पढ़ने के लिए ये नोट्स का भी मटेरियल अवेलेबल होगा। अब सर एक बात बताओ, हमको तो 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये एक ही सब्जेक्ट में आपने बता दिया इतना सब कुछ अवेलेबल होगा, ये सब पढ़ना होगा? नहीं, सब नहीं पढ़ना होगा। पहले अवेलेबिलिटी बता रहा हूं क्या क्या है। अब बेटा सबसे पहले तो ये बात अगर आप सीए करेंगे आगे भी, तो सीए फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल तक के लिए अपने दिमाग में एक बात फिट करके रखना, आईसीआई का स्टडी मटेरियल सबसे सुप्रीम है हमारे लिए, ठीक है। सीए लेवल पे आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल होता है उससे ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। आप कहीं पे भी पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, इट डजंट मैटर। हर टीचर से, हर इंस्टीट्यूट से ऊपर आईसीआई की बुक है, क्योंकि जिसका कोर्स कर रहे हैं अगर उसी की बुक नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे जो आईसीआई का स्टडी मैट है बेटा, उसमें थ्योरी तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, कॉन्सेप्ट्स तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, बट प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम है। अब सीए लेवल पे अकाउंट्स का कोई चैप्टर है, बड़ा चैप्टर फाइनल अकाउंट्स जैसा, और उसके 5, 7, 6 क्वेश्चंस हों, तो वो इनफ नहीं है प्रैक्टिस के लिए कि मैं पेपर में जाके कराऊं उसको, ठीक है। इसी तरीके से मेरे इकोनॉमिक्स का कोई बड़े से बड़ा चैप्टर है, अब एमसीक्यू के क्वेश्चंस की तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, और किसी चैप्टर के 15-20 क्वेश्चंस हो एमसीक्यूज, तो वो इनफ नहीं है प्रैक्टिस के लिए। तो आईसीआई के स्टडी मैट में कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम दिए होते हैं टू प्रैक्टिस, जैसे एनसीईआरटी की बुक में होता था 11th-12th स्टैंडर्ड में। उसी फ्रंट पे जो मैंने अपनी बुक बनाई है बेटा, अपनी बुक में मैंने किया क्या है, जितने भी आईसीआई के अंदर क्वेश्चंस है वो भी एक जगह पे डाल दिए हैं, और इधर उधर से बाकी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी सारे एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए हैं। पास्ट ईयर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं एटलीस्ट प्रीवियस 10 अटेम्प्ट्स में, वो भी सारे के सारे मैंने अपनी बुक में डाल रखे हैं, तो वो एक जगह पे कंपाइल कर दिया है, ठीक है। तो अब यहां पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी यहां से। अगर आपने मेरी बुक में से प्रैक्टिस करी, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने पता नहीं क्या ही बुक बना दी, मैं बस ये बता रहा हूं एक स्टूडेंट की ना साइकोलॉजी होती है कि यार इस बुक में से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उस बुक में से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फिर 10 ईयर भी खरीदना पड़ेगा, ये इतना सब कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं हो पाएगा मुझसे या नहीं हो पाएगा। वो सारी चीजें कंपाइल करके एक ही बुक में है। तो अगर अब मैं करूं कि आपको बस यहां से प्रैक्टिस करनी है, यहां से प्रैक्टिस कर ली, तो वो सारी प्रैक्टिस हो गई, तो वो बेटर रहता है फिर। तो बस उस फ्रंट पे मैंने अपनी बुक में सारी चीजों को कंपाइल एक जगह पे कर रखा है, ठीक है। अब आते हैं नोट्स पर। नोट्स बनवाने का पर्पस क्या होगा, क्लासेस में नोट्स क्यों बनाएंगे? पहली चीज, तुम सो ना जाओ, ठीक है, कि मैं एक तरफ से मैं बोलता गया, थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरा बोलना लोरी लगता गया और तुम सोते गए, ठीक है, तो वो ना हो जाए, साथ साथ थोड़ा लिखते जाएंगे। दूसरी बात बेटा, इकोनॉमिक्स का ना मेरा पेपर लास्ट है, ठीक है, तो और ये तो सबको पता होगा कि सीए के पेपर्स में छुट्टी एक ही होती है, हर पेपर में एक एक छुट्टी। तो होता क्या है ना बच्चा, पेपर स्टार्ट होने से हफ्ता 10 दिन पहले तो वैसी पढ़ाई में पूरा लग जाता है, नींद वींद पूरी हो नहीं पाती है, और फिर आता है आखिरी पेपर। आखिरी पेपर तक स्टूडेंट की हालत ही हो जाती है कि भैया ऐसा है, अब जैसा भी हो ये हो जाए, खत्म हो, बाद में देखें कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो क्या है ना यार, वो आखिरी दिन, वो एक दिन, एक तो हम थक चुके होते हैं, नींद पूरी हुई नहीं होती है, और दूसरा एक दिन में पूरे इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर मेरे को बोला जाए कि रिवाइज कर लो, प्रिटी टफ, पॉसिबल नहीं हो पाता है शायद, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी मैं नोट्स बनवाऊंगा कि इन नोट्स में से इतना है कि 4 से 5 घंटे लगेंगे पूरे नोट्स को रिवाइज करने में, और आपका पूरा सिलेबस यहां से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पर्सपेक्टिव नोट्स बनवाने का ये होगा। और तीसरा पर्सपेक्टिव बेटा, मेरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अब यहां पे 11th-12th की तरह नहीं है कि पेपर में मेरे को लिखना होगा पूरा पूरा, ऐसा नहीं है मेरा सब्जेक्ट। मेरा पेपर क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। तो मैं जो नोट्स बनवाऊंगा उसमें मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो पूरे पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ लिखवाने पे फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे को पेपर में वो नहीं लिखना है। मेरा फोकस रहेगा हर टॉपिक के कीवर्ड्स पे, उन कीवर्ड्स पे जिन पे एमसीक्यू बनता है, जो कि आंसर के अंदर किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर मेंशन होंगे। क्योंकि यहां पे एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जैसे इकोनॉमिक्स हम 11th-12th में पढ़ते थे ना कि मेरे को पूरा कहीं ना कहीं हमारा लर्निंग पे पर्सपेक्टिव रहता था कि मैं कंटेंट को अच्छे से लर्न कर लूं ताकि पेपर में लिख पाऊं। इधर आपका पर्सपेक्टिव ये नहीं होगा।
इधर आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदलेगा, इधर आपका पर्सपेक्टिव होगा अंडरस्टैंडिंग, कि आपको अपनी लैंग्वेज में सही लेकिन आपको समझ में पूरा आना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। और दूसरा, उस टॉपिक के पूरे पूरे रट्टे नहीं मारने हैं लैंग्वेज के, उसके अंदर के कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उन पर्सपेक्टिव पे मैं आपको ये नोट्स बनवाऊंगा। इतनी बात समझ में है आपको अच्छे से क्लियर? अब पढ़ना कैसे होगा बेटा, बस मैं आपसे अपने सब्जेक्ट के लिए इतना मांगूंगा, एक चीज का और ध्यान रखना, आप कहीं से भी कोचिंग लें, यहां से लें कहीं और से लें, कोचिंग लेना इज नेवर अ गारंटी कि आप सीए क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये मैं पहली क्लास में अपने लिए एक नेगेटिव बात बोल रहा हूं, ठीक है। कोचिंग लेना इज नेवर अ गारंटी कि आप सीए क्लियर कर ही लेंगे। 30% क्रेडिट होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, टीचर्स का, 70% आपकी सेल्फ स्टडी है, ठीक है। आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। तो उसके लिए अब बस मैं आपसे इतना मांगूंगा, एक तो क्लासेस में रेगुलरिटी बना के रखना, ठीक है, ताकि कंटेंट ना मिस हो कुछ। घर के लिए बस मैं आपसे इतना मांगूंगा बेटा, ना तो आपको आईसीआई की बुक में से थ्योरी रीड करने की जरूरत है घर जाके, ना आपको मेरी बुक में से थ्योरी रीड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको घर पे जाके भी उन किताबों में से थ्योरी दोबारा से रीड करनी पड़े तो क्लासेस लेने का फायदा नहीं है। वही थ्योरी तो मैं क्लासेस में समझा रहा हूं और उसके नोट्स बनवा रहा हूं। घर पे मैं आपसे बस इतना चाह रहा हूं कि एक तो जो नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा वो आप ढंग से एक बारी रिवाइज जरूर करेंगे साथ के साथ। दूसरा, जैसे जैसे मेरा एक चैप्टर खत्म होते जाएगा वैसे वैसे सबसे पहले आईसीआई का स्टडी मैट, इस स्टडी मैट में उस चैप्टर का, जो चैप्टर क्लास में खत्म हुआ, उसके जितने क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के, वो सारे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके बाद जो डाउट्स होंगे वो आप आके डिस्कस कर लेंगे मुझसे। जब आईसीआई के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस हो जाएं और आपके डाउट सॉर्ट हो जाएं, फिर आप मेरी बुक उठाएंगे और मेरी बुक में से भी सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके डाउट्स। बस इतना मैं आपसे चाह रहा हूं कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप करेंगे घर पे, ठीक है। बाकी कंटेंट क्लास में हम समझेंगे, लर्न मैं आपको क्लास की क्लास में कराऊंगा। समझ आया? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ही करनी है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो आप ही सॉल्व करोगे पेपर में जाके, मैं तो नहीं आऊंगा, ठीक है ना। बस इतना काम आपको करना होगा, ठीक है। ये रेगुलरिटी के साथ करना होगा बस, ठीक। बाकी यार एक स्टीरियोटाइप होता है कि सीए में पता नहीं 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, जिंदगी तबाह हो जाती है, सोशल लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है, कुछ बचता नहीं जिंदगी में, ठीक है। ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। है आपके मन में ऐसा किसी के कि ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है? सुना हुआ है ऐसा कुछ? तो बेटे एक बात सिंपल सी मैं बताता हूं इसमें, और इसमें कोई हवाईबाजी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंडेड बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहली बात, जब कोई इंसान सीए बन जाता है तो ना बड़ी बड़ी बातें करनी आ जाती हैं। मैं भी जब सीए बना था तो खूब एटीट्यूड कि अरे भाई सीए बन गए, अब तो जो जूनियर्स थे उनको डराते थे, अरे पता नहीं होगा तुम्हारा या नहीं होगा, हम तो इतनी इतनी देर पढ़ते थे। लेकिन अब जब काफी एक्सपीरियंस हो चुका है तो पीछे मुड़ के मैं देखता हूं कहीं पढ़ते थे इतना यार, ठीक है। तो पहली चीज तो इस चीजों पे मत जाना कि बहुत ज्यादा देर पढ़ना पड़ता है। किसको पढ़ना पड़ता है 18-18 घंटे? बेटा एक्चुअली में ना सीए फाउंडेशन में जब स्टूडेंट आता है 12th स्टैंडर्ड से, तो स्टूडेंट्स का ना एक पर्सपेक्टिव होता है। अब ये आपने अपने आसपास देखा होगा, शायद तुम भी वैसे ही होगे। 12वीं में क्या होता है ना, पूरे साल ना पढ़ो, आखिरी के 2-3 महीने अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। या कोई ऐसा ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कर लो जो आखिरी के 2-3 महीनों में सिलेबस करा दे, रिवाइज करा दे, तो भी 80-90 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 80 ऊपर तो आ ही जाते हैं, 80-85 सीबीएसई वैसे नंबर बांटता है, ठीक है। ये 12th स्टैंडर्ड में काफी बच्चों का एक पर्सपेक्टिव होता है, और यही पर्सपेक्टिव लेके स्टूडेंट्स आते हैं सीए में। और यहां पे भी उनको लगता है, जब 12वीं में मैं आखिरी के 2-3 महीने पढ़ के ले आया था 80-90 नंबर, इधर तो मेरे को 50 ही लाने हैं, 60 ही लाने हैं, तो इधर तो आखिरी के 1 महीने में पढ़ के आ जाएंगे। अब बेटा जब ये पर्सपेक्टिव लेके स्टूडेंट आता है और इधर जब वो आखिरी के 1 महीना पढ़ने की कोशिश करता है, पहले पढ़ता नहीं है, तो फिर उसको 18-18 घंटे पढ़ना भी पड़ता है और फिर भी वो पास नहीं होता है। और फिर ये स्टीरियोटाइप बनता है कि देखो 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, फिर भी गारंटी नहीं है पास हो गए या नहीं होंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हो स्टार्टिंग से, क्या रेगुलरिटी? क्लासेस की रेगुलरिटी, जितना क्लासेस में हुआ उतना का उतना घर जाके बस रिवाइज करना है। बेटा आपको दोस्तों के साथ गेड़ी मारने का भी टाइम मिलेगा, घूमने फिरने का भी टाइम मिलेगा, एंजॉय करने का भी पूरा टाइम मिलेगा, और पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं होगा, और आपको 18-18 घंटे पढ़ने भी नहीं पड़ेगा। डेली बेसिस पे अगर आप इतना बना लेना
कि आपकी यहाँ पे 2-2 घंटे के 1.5 घंटे के हिसाब से 3-3.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी, और घर पे आप अपने 2 से 3 घंटे और निकाल लें। दैट्स इट। 24 घंटों के दिन में से टोटल आपको 6 से 7 घंटे निकालने पड़ रहे हैं क्लासेस और घर पे सेल्फ स्टडी के लिए, और नहीं चाहिए बस इतना। अगर बट इतना फिर ये है रेगुलरिटी। आज अगर मैं सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं, जनवरी में मेरा पेपर होगा, तब तक की बात कर रहा हूं मैं, फिर बीच में मिस आउट नहीं करूंगा, ठीक। उसके अलावा तुमको नेटफ्लिक्स पे किसी दिन मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना, तुम करो, और वो जरूरी भी होता है, नहीं तो पगला जाओगे, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप अपने मन में मत लाना, बस रेगुलरिटी मेंटेन रखना, ठीक। बाकी साथ साथ जो भी आपको सवाल आते जाएंगे वो आप पूछते जाइएगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, यहां तक कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है आपको? चलें आगे। अब यार एक बारी सिलेबस मैं बता देता हूं आपको कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है। आपका एक चैप्टर आएगा बेटा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक चैप्टर है बिजनेस साइकिल्स, मार्केट्स, अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी। सो ऑल इन ऑल आपके ये 10 चैप्टर्स हैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस में, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे बिजनेस साइकिल्स, इधर ये नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, ये चैप्टर्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, बिजनेस साइकिल्स, और उधर वो वाले 4 चैप्टर्स। बाकी नेचर एंड स्कोप, मार्केट्स, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिमांड एंड सप्लाई, ये 4 चैप्टर्स आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। और इंडियन इकोनॉमी एक जनरल चैप्टर है अबाउट इंडियाज इकोनॉमी। तो ये माइक्रो मैक्रो दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस इज अ मिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहली बात। दूसरी बात बेटा, पहली चीज पढ़ने का तरीका, एक तो इंटरेक्ट करते रहना, दूसरा यहां ना सीए फाउंडेशन में नॉट फॉर ओनली माय सब्जेक्ट, फॉर एवरी सब्जेक्ट एक पर्सपेक्टिव मैं आपसे चाहूंगा। और यार पता है क्या, 11th-12th में क्या होता था, अब मेरे साथ तो बड़ा होता था, और मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी नोटिस किया कि होता था कि कोई कॉन्सेप्ट है, हमको बता दिया टीचर ने कि बेटा इसको ना ऐसे ऐसे करना है, ठीक है हम कर देंगे ऐसे। इसका रीजन क्या है? बुक में लिखा है। बुक में भी क्यों लिखा है भाई? कुछ तो कारण होगा ना कि ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया। अगर मेरे को अकाउंट्स में भी एक एंट्री कराई जा रही है, उसका क्या लॉजिक है? किताब में लिखा है, क्यों लिखा है किताब में भी? किसी ने तो सोच के लिखा होगा। तो हर जो चीज आप करते हैं ना बेटे, उसके क्यों का जवाब होता है, उसका रीजन होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो रीजन जानने पे अपना सबसे ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। उससे पहली चीज तो आप पेपर तभी पास कर पाएंगे क्योंकि आपके यहां पे क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, वो रादर देन सॉल्विंग कि भाई ठीक है ये है इसको सॉल्व कर दो, वो तो तुम 11th-12th में कराए। इधर के क्वेश्चंस ही इस बात पे आते हैं क्यों ऐसा क्यों करना है, रीजंस क्या है इसके, ठीक है। दूसरी बात, आपको चीजें, एक होता है यार रट्टे मार के सीए करना, एक होता है समझ के सीए करना। समझ के सीए करने तभी आप ढंग के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाओगे अगर आपने चीजों के कारण समझे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसको आप ऐसे समझ लो यार, हमारे देश में एक कानून है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स का कानून। अब बेटा इनकम टैक्स एक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पढ़ाया जाता है सीए इंटर में और सीए फाइनल में। आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन में भी आपका इनकम टैक्स एक्ट आता है, उसमें भी पढ़ाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट। अब बेटे कानून तो ऐसा तो नहीं है कि ग्रेजुएशन छोटी डिग्री है तो उसमें कानून ढंग से नहीं पढ़ाएंगे, सीए बड़ी डिग्री है तो इसमें कानून ज्यादा पढ़ा देंगे। कानून तो कानून है यार, उसके अंदर जो लिखा है वो तो ग्रेजुएट की किताब में भी वही लिखा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की किताब में भी वही लिखा है।
लेकिन जब एक इंसान को अपना टैक्स कंप्यूट करवाना होता है कि मेरा टैक्स बनता कितना है, तो वो एक ग्रेजुएट के पास भी चले जाता है। लेकिन जब उसी बंदे को यह करवाना होता है कि मेरा टैक्स बन तो गया 1 लाख, लेकिन इसको बना दो अब 10,000, ऐसे कि मेरे को कोई पकड़ भी ना पाए, तो फिर ग्रेजुएट कुछ नहीं कर पाता, फिर उसको आना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। ये तो सुना ही होगा तुमने, ठीक है? मतलब मेरा टैक्स कम करवा दो लीगल तरीके से कि मैं पकड़ में भी ना हूं। अब एक बात सोचने वाली है कि कानून तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी वही पढ़ा है, कानून तो ग्रेजुएट ने भी वही पढ़ा है, ग्रेजुएट क्यों नहीं कर पा रहा उसको? एक सीए क्यों कर पा रहा है उसको? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सिर्फ कानून के अंदर लिखा क्या है उसको रटा नहीं है, उसके अंदर के कारण समझे हैं कि कानून के अंदर यह लिखा है तो क्यों लिखा है, ठीक है? और जब आप बेटा वो क्यों का जवाब समझते हो ना, तो आपको कानून के अंदर गलतियां समझ में आती हैं। हमारे भारत के कानून में बहुत गलतियां हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ नहीं करता है, कानून के अंदर गलतियां ढूंढता है और उन्हीं गलतियों का फायदा उठा के टैक्सेस बचाए जाते हैं, नहीं तो टैक्सेस नहीं बच सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे पढ़ने का पर्सपेक्टिव एक ये भी रखना, हर क्यों का जवाब होता है वो पूछना आपका काम है, बताना हमारा काम है, ठीक है? अब आपका जो बेटा ये सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, कुछ कुछ चीजें आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी भी होंगी, 11th 12th स्टैंडर्ड में आपको लग रहा होगा हमने नाम सुने हुए हैं। तो बेटा इधर अब फर्क क्या आएगा कि जो चीजें सेम भी है वो भी यहां पे थोड़ी सी अलग लगेंगी आपको। मैं एक एग्जांपल से बोलता हूं बेटा, लॉ ऑफ डिमांड, ये तो सबने पढ़ा होगा कि जब प्राइसेस बढ़ते हैं डिमांड कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, जब प्राइसेस कम होते हैं डिमांड बढ़ जाती है। ये तो सबने पढ़ा होगा। अब ये तो बुक में लिखा है। सीए फाउंडेशन में भी डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर है, और अगर सीए फाउंडेशन में डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर है तो बेटे डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड तो होगा ही होगा। लेकिन इधर लॉ ऑफ डिमांड में पता क्या पढ़ना है? ये नहीं पढ़ना कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा। ये तो ऐसे ही कहता है, हमें लगता है कि आपको पता होगा। हमें यहां पे आपको यह सिखाना है कि अब ये लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली में किसी बिजनेस पे कैसे लगाया जाए। कि मान लो आपको रिलायंस वाले एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट कर लें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अब आपको बोले हाँ जी इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के आए हो ना, आप कहते हो हाँ पढ़ के आए हैं, लगाओ हमारी कंपनी पे। अब कैसे लगाना है? मेरी बात समझ आई? मतलब जो आप थ्योरेटिकली चीजें रिटन किताबों में पढ़ के आए हो, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो हमको मेजरली यहां पे सीखना होगा, ठीक है? दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट है किसी का? किसी का इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में? थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, नाम तो सुना होगा शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, कुछ जानते हो उसके बारे में? अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तो फिर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आपकी हर मार्केट स्टॉक मार्केट से रिवॉल्व होती है, वो भी आप सीखोगे यहां पे। ऑल्दो मैंने बीच में ये सवाल क्यों पूछा कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि बेटा आपका जो पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट अल्टीमेटली एक बेस है टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट। क्योंकि आपका सीए इंटर में आपको फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाया क्यों जा रहा है? क्योंकि सीए इंटर में आपका एक सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि स्टॉक मार्केट का कोर सब्जेक्ट है, उसका बेस है ये। समझ में आया? आप जब ये सब चैप्टर्स पढ़ोगे फाउंडेशन में तो आपको समझ में आएगा कि जब बाजार बढ़ता है तो वो बढ़ क्यों रहा है, आपको यहां पे कारण समझ में आएंगे उसके। जब बाजार गिरता है, स्टॉक्स गिरते हैं, मार्केट क्रैश होता है, क्यों क्रैश होता है, आपको यहां पे रीजन समझ में आएंगे। बिजनेस साइकिल्स के चैप्टर में आपको समझ में आएगा आजकल जो पीछे मार्केट बहुत गिरा था, ये तो सुना होगा आपने, 2-3 महीने पहले मार्केट बहुत भयंकर गिरा था, अच्छे से गिरा हमारा मार्केट, यूएस का भी मार्केट गिरा। वो क्यों गिरा, उसके सारे रीजंस इसके अंदर लिखे हुए हैं। समझ में आया? तो आपको आपका ये सब्जेक्ट, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस सब्जेक्ट के बारे में कि यहां ये आपका एक बेस बनेगा टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट, हाउ स्टॉक मार्केट फंक्शंस, ठीक है? स्टॉक मार्केट सिर्फ ये नहीं होता है कि शेयर खरीदा बेचा हो गया काम, ऐसा नहीं होता है, बहुत चीजें होती है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो बेटा इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ेंगे ऐसे कि इंटरेस्ट बिल्ड हो, ठीक है? और जब स्टॉक मार्केट की बातें होंगी, जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका नहीं होगा, उसको समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि कोई टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो उसको फिर उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो ही मत कि पेपर देना है, उसको उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो कि काम सीख रहे हैं प्रैक्टिकली। आपको स्टॉक मार्केट का एरिया पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
आप उस टॉपिक को क्लास में फिर ऐसे समझो कि जैसे मेरे को कल परसों जाके एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है और पैसा बनाना है, और जैसी पैसे की बात आएगी ना, इंटरेस्ट बन जाएगा अपने आप। क्योंकि जब दिखेगा ना, अरे यहां पे अगर इस कारण की वजह से इतने लगाए होते, ये इतने कमा लिए होते, ये तो बहुत बढ़िया है, और सिखाओ सर, वो इंटरेस्ट बनेगा उस चीज से। ठीक है, चलो अब यार एक छोटी सी केस स्टडी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगा आपको, अभी कोई चैप्टर नहीं, ओवरऑल सिलेबस के लिए एक केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं। मान लो यार कोई बंदा है ए, ये कंपनी का सीईओ है, ठीक है, और ये जो कंपनी है ये फूड बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। सीईओ साहब ने इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई है। बोर्ड मीटिंग में होता क्या है, कौन प्रेजेंट होते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट, सारे डायरेक्टर्स होते हैं मीटिंग के अंदर, और उस मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है, सीईओ, ठीक है। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा यह है डिसाइड करना अबाउट एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, यह मुद्दा है इस मीटिंग का, ठीक है। अभी आपको 5-10 मिनट बाद समझ आएगा कि यह पूरी केस स्टडी में आपसे डिस्कस कर ही क्यों रहा हूं, ठीक है। अभी बस आप ये मान के केस स्टडी को सुनिए कि मैं आपसे बिजनेस की बात कर रहा हूं, बिजनेस कैसे चलता है, क्या काम करना होता है, वो मैं एक बार आपसे बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल सेंस में, ठीक है ना। तो इस एजेंडा के लिए, टू एक्सपैंड द बिजनेस, उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है। तो बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले सीईओ साहब ने खड़े होकर बोला, भैया हमें बड़ा टाइम हो गया फूड बिजनेस में ऑपरेट करते हुए, अब हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करे, और हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। और इन्होंने कौन से बिजनेस में बोला कि हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, इन्होंने बोला फूड बिजनेस में तो हम ऑलरेडी हैं, अब हम एक्सपैंड करना चाहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, बेसिकली बेवरेजेस के बिजनेस में, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस वगैरह के बिजनेस में अब हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो एक दूसरे डायरेक्टर खड़े हुए, उन्होंने सवाल पूछा कि साहब बिजनेसेस तो बड़े सारे होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में क्यों एक्सपैंड करना चाहते हो? क्लोथिंग का बिजनेस है, गाड़ी बनाने का बिजनेस है, टायर बनाने का बिजनेस है, सर्विसेज का बिजनेस है, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है, इतने हजारों बिजनेस है, आपने यही बिजनेस क्यों चुना? इसी बिजनेस में क्यों ऑपरेट करना चाहते हो? सवाल समझ में आया? सीईओ साहब ने पहले तो सिंपल सा एक जवाब दिया, वन वर्ड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है। फूड बिजनेस में तो हम ऑपरेट कर ही रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस कहीं ना कहीं फूड बिजनेस के कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस हमको लगता है, तो इसलिए हमने सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस चुन लिया। तो बी डायरेक्टर ने कहा, मेरे को बात नहीं समझ आई, सिर्फ इस वन वर्ड आंसर से आप प्रैक्टिकली बिजनेस का एक्सपेंशन का डिसीजन नहीं ले सकते कि कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है इसलिए हमने ले लिया सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस। आप समझाओ इस रीजन को। सुनेंगे। बेटा आप जरा यहां पे प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं आपको कि बिजनेस चलता कैसे है, ठीक है। देखो बिजनेस ना अगर बिल्कुल कोर में जाके उसकी एक बेसिक सी बात समझे ना, किसी भी बिजनेस की, चाहे वो सर्विस का बिजनेस हो, चाहे किसी प्रोडक्ट का बिजनेस हो, और प्रोडक्ट कैन बी एनी प्रोडक्ट। अल्टीमेटली धंधा और कुछ नहीं होता बेटा, पैसे को घुमाना होता है। इधर से पैसा इधर, इधर से पैसा इधर, इधर से पैसा इधर। धंधा और कुछ नहीं है, पैसे को घुमाना है। जो इंसान ये पैसा तेज, जितना तेज घुमा पाएगा वो उतना ज्यादा मुनाफा कमाएगा। सर समझे नहीं, पैसा घुमाना कैसे है बिजनेस? बेटा मान लो आप यहां पे ये बिजनेस कर रहे हो, अल्टीमेटली बिजनेस में होगा क्या? कोई ना कोई आपका सप्लायर होगा जहां से आप माल लाएंगे, ठीक है। अब या तो आप ट्रेडर होंगे, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इधर से माल लाएंगे, अपना प्रॉफिट जोड़ के एज इट इज आगे बेच देंगे। ट्रेडिंग तो यही होती है। या आप मैन्युफैक्चरर होंगे कि आप इधर से मटेरियल लाएंगे, वो रॉ मटेरियल होगा, आपने मशीनें लगा रखी होंगी, फैक्ट्री लगा रखी होगी, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर फिनिश प्रोडक्ट आगे बेच देंगे। बट अल्टीमेटली सप्लायर से माल आएगा और आगे कस्टमर को के पास जाएगा, कस्टमर पेमेंट करेगा, बीच में हम अपना प्रॉफिट मार्कअप रख के पेमेंट इधर भी जाएगी। तो अल्टीमेटली बात तो यही है ना कि अगर इधर से 1 लाख का माल आया है, हमने यहां पे अपना 10,000 का प्रॉफिट जोड़ के इधर अगर 1,10,000 का माल बेचा है,
तो इधर से 1,10,000 आएंगे, इधर हमारे पास 10,000 बचेंगे और इधर 1,00,000 जाएंगे। अल्टीमेटली तो यही होगा। तो बेटे और क्या हो रहा है यहां पे? पैसा ही तो घूम रहा है। इधर से पैसा सप्लायर के पास, सप्लायर से उसी पैसों से प्रोडक्ट इसके पास। तो अल्टीमेटली एक बिजनेस कर क्या रहा है? पैसे को घुमा रहा है। बस उस पैसे को घुमाने का जरिया कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनता है कि इस प्रोडक्ट के थ्रू मैं अपना पैसा घुमा रहा हूं, कि मैं अपना प्रोडक्ट कस्टमर को दूंगा तो पैसा घूमेगा, या अपनी सर्विस कस्टमर को दूंगा तो पैसा घूमेगा। तो प्रोडक्ट या सर्विस तो कुछ भी हो, वो तो एक जरिया है पैसे को घुमाने का। धंधा तो पैसा घुमाना। और मैंने क्यों बोला कि जो बंदा इस पैसे को जितना तेज घुमाएगा वो उतना ज्यादा पैसा बनाएगा। आप सोचिए, आप सप्लायर से 1,00,000 रुपए के माल का लॉट मंगवाते हैं और आपको पूरे 1,00,000 रुपए का माल बेचने में पूरा 1 महीना लग जाता है। तो आप ये पूरा सर्कल 1 महीने में कितनी बारी घुमा पा रहे हैं? 1 बारी। तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 1 बारी के सर्कल का 10,000। यहीं पे कोई बंदा कहता है कि मैं तो 1,00,000 रुपए के माल का लॉट 1 हफ्ते के अंदर बेच देता हूं, महीने में 4 हफ्ते, तो वो 4 बारी घुमाएगा इसको और 4 बारी 10,000 कमाएगा तो 40,000 कमाएगा। अंबानी साहब शायद बोलेंगे मैं तो दिन में 4 बारी घुमा देता हूं इसको, तो महीने में पता नहीं कितनी बारी घुमा देते होंगे, तो उनका प्रॉफिट और ज्यादा। अल्टीमेटली एक सर्कल घुमाने का तो प्रॉफिट 10,000 ही है। अब जो बंदा जितनी तेजी इसको घुमाएगा उतना ज्यादा वो प्रॉफिट कमाएगा। सबको बात समझ में? तो बेटा बिजनेस और कुछ नहीं है, ये होता है। लेकिन यही सबसे चैलेंजिंग बात है। अब इसमें चैलेंज सुनिए, मैं आपको सप्लायर साइड का चैलेंज बताता हूं। पहले 1-2 एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। बेटा अल्टीमेटली अगर किसी बंदे ने अपने बिजनेस में सप्लाई, इधर की जो चेन होती है सप्लाई चेन, अगर ये बनानी है, और इधर की जो चेन है, इधर की चेन का मतलब है कि आपसे अब कस्टमर तक प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। कहना बड़ा आसान है कि कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है, धंधा शुरू करो, कस्टमर ही नहीं मिलता, कैसे बेचे कस्टमर को प्रोडक्ट? ठीक है, कहना तो बड़ा आसान है कि कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना ही तो है बस, बट कैसे? तो इधर की जो चेन होती है उसको बोलते हैं सेल चेन। अगर किसी बिजनेस ने अपनी सप्लाई और सेल चेन इंटैक्ट कर ली, बना ली, मतलब उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। और कारण मेरे ख्याल से आप समझ गए, क्योंकि अगर किसी बंदे की सप्लाई चेन बन गई मतलब माल आने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसी बिजनेस की अगर सेल चेन भी बन गई मतलब माल बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पैसा घुमाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी बढ़िया ये चेन होगी उतना जल्दी पैसा घुमा पाओगे और उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो मैं अब इस चेन का आपको दिक्कत बताता हूं, दिक्कत क्या है। ठीक है, 1-2 एग्जांपल के तौर पे आपको समझ में आएगा। बेटा अब सप्लायर के एंड से दिक्कत क्या है? जो ये सप्लायर होते हैं ना बेटा, रॉ मटेरियल के या बल्क में माल के, इन सबका होता है एमओक्यू। एमओक्यू की फुल फॉर्म मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, और अपने आप को एक न्यू बिजनेसमैन मान के चलिएगा। ठीक है, अब बेटा ये जो सप्लायर है ये कहता है कि मेरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि मुझको अगर माल का ऑर्डर देना है तो मिनिमम इतने के माल का तो ऑर्डर दोगे ही दोगे, तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरी बात समझ आई? सर ऐसा क्यों होता है? ये एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्यों फिक्स करते हैं? बेटा एक सिंपल सी बात, अगर मान लो आपको कोई चीज खरीदनी है और आप नॉर्मल जो रिटेल की दुकानें होती हैं जहां से हम तुम लोग शॉपिंग करते हैं, तो उधर जाके तो मैं 1 यूनिट भी मांग सकता हूं, मैं 2 यूनिट भी मांग सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं किसी होलसेल मार्केट में चले जाऊं, क्या वो मुझे 1 यूनिट 2 यूनिट बेच देंगे? नहीं। होलसेल वाले तो बल्क में काम करते हैं, उनका भी तो फिर एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हो गया कि मिनिमम इतना तो खरीदना पड़ेगा सर, इससे कम में नहीं बेचूंगा मैं। सबको बात समझ आई? चेन में और पीछे जाऊंगा, होलसेलर से पीछे कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर और ज्यादा बल्क में खेलता है। उससे पीछे जाऊंगा मैन्युफैक्चरर, वो और बड़े बल्क में खेलता है। उससे पीछे जाऊंगा रॉ मटेरियल सप्लायर, वो भयंकर बल्क में खेलता है। छोटी क्वांटिटी में तो ये खेलते ही नहीं। सबको बात समझ आई? अब मैं अपने सप्लायर के पास गया, मैंने सप्लायर को कहा सर माल दे दो। उन्होंने कहा भैया हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, एग्जांपल के लिए जो भी रॉ मटेरियल है उसकी 10,000 यूनिट्स का मिनिमम ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटे ये नया बिजनेस 10,000 क्वांटिटी खरीद ही नहीं पाएगा। सर क्यों नहीं खरीद पाएगा? तो 2 सबसे बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी इसके साथ। पहली दिक्कत, बेटा नया बिजनेस है,
10,000 क्वांटिटी का माल खरीद के बैठ गया। अभी नया बिजनेस है, इसके कस्टमर बने थोड़ा ना अभी। ये माल खरीद के बैठ जाएगा, आगे बिकने की गारंटी नहीं है अभी। मेरी बात समझ में आई? यहीं पे मान लो टाटा, रिलायंस जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स कोई माल डाल के बैठ जाएं, ये बेच देंगे, बिक जाएगा इनसे। मेरी बात समझ आई? लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा ही कोई प्रोडक्ट हम तुम लोग अगर बिल्कुल ही नया पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, तो बेटे उसमें तो हमारे कस्टमर ही नहीं बने अभी। 10,000 माल तो शायद मैं 6 महीने में भी ना बेच पाऊं। मेरी बात समझ आई? तो दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत कि सर 10,000 यूनिट्स का माल खरीद के रख लिया, वो एकदम से तो मेरा बिकेगा नहीं, तो उसके लिए फिर अब एक और खर्चा करना पड़ेगा स्टोरेज का, कि कहां रखूंगा इस माल को। दूसरा खर्चा, 10,000 का माल बिकेगा 6, 7, 8 महीनों में, इस पे पैसा आज की आज लग जाएगा, तो मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। सबको बात समझ में आई? क्योंकि रिकवरी बिकेगा तो बाद में, रिकवरी तो बहुत लेटर ऑन होगी, लेकिन पैसा आज ही लग जाएगा, ब्लॉक हो गया पैसा। सबको क्लियर हो रहा है? तीसरा रिस्क है अब कि सर माल आज खरीद लिया, बिकेगा 6-7 महीनों में, खराब हो गया उतना टाइम पड़ा। समझ में आया? खराब हो गया, या अगर क्लोथिंग आइटम है तो बेटे फिर तो फैशन चेंज होता है। फास्ट फैशन वाली चीजों में तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी ट्रेंड्स बदलते हैं। मैं माल का रखूंगा, वो तो पुराना हो जाएगा, बिकेगा नहीं सही रेट में, फिर वो डिस्काउंट में निकालना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। सबको समझ आया? अच्छा, मैं इस सप्लायर से अगर रिक्वेस्ट करूं कि सर मैं नया बिजनेसमैन हूं, मेरे को 10,000 तो बेचने में साल लग जाएगा, 6-7 महीने लग जाएंगे, सर मेरे लिए 1000 यूनिट्स का ऑर्डर कर दो ना, मेरे को अभी इतना माल दे दो, अगर मेरा धंधा चल गया तो आगे चल के मैं आपको दूंगा बड़ा ऑर्डर। कई सप्लायर तो मानेंगे नहीं इसमें, क्योंकि उन पर टाइम ही नहीं होगा। आप अपने ऊपर लेके चलिए ना कि मान लो आप ये सप्लायर हैं और आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिन पे आप 1-1 लाख, 20-20 हजार, 50-50 हजार यूनिट्स का एक बल्क का माल रोज भेजते हो आप। ऐसे में कोई बंदा आके कहता है कि मेरे लिए दया कर लो, मेरे को 1000 यूनिट्स का माल दे दिया करो, आपके पास टाइम ही नहीं होगा उसकी बात सुनने का। मेरी बात समझ आई? तो आधे सप्लायर तो मना ही कर देंगे उसमें। और बेटे अगर कोई सप्लायर यहां मान गया तो वो सिंपल सी एक बात बोलेगा कि 10,000 यूनिट्स का अगर मैं उसको ऑर्डर देता तो शायद, एग्जांपल ले रहा हूं, शायद अगर वो मुझे पर यूनिट 20 रुपए की लगा रहा था, तो अब अगर मैं 1000 यूनिट्स का छोटा ऑर्डर दूंगा तो वो मुझे यही यूनिट शायद 30 रुपए की लगाएगा, 40 की लगाएगा। ये तो आप नॉर्मल अपनी दुकानों पे भी देखिए, एक रिटेल की दुकान पे भी जाके अगर मैं उसको बोलता हूं भाई 1 यूनिट कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो जितने की लगा रहा होता है, अगर हम उसको बोलते हैं भाई मेरे को 3-4 खरीदनी है, तो हम उसके बेसिस पे भी बोल देते हैं भाई 3-4 खरीद रहा हूं, कुछ तो डिस्काउंट दे। सबको समझ आया? तो यहां पे अगर मैं छोटा ऑर्डर करूंगा तो आधे सप्लायर तो मना कर देंगे, और जो मानेंगे भी वो महंगा बेचेंगे। सबको समझ आया? सर तो क्या हो गया, महंगा खरीद लो, कम तो मिल रहा है ना, बिजनेस तो चल जाएगा आपका। बेटे नहीं चलेगा अभी भी। क्यों सर? अब इसको ऐसे समझो, मान लो मैं हूं नया बिजनेसमैन और सेम प्रोडक्ट में आप मेरे कॉम्पिटिटर हो और आप हो पुराने बिजनेसमैन। आपको धंधा करते हुए 10 साल हो गए, मैं नया नया एंटर कर रहा हूं इस बिजनेस में। तो बेटे अगर आपको सेम बिजनेस करने में 10 साल हो चुके हैं, आप एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है, तो आप तो शायद 10,000 यूनिट्स खरीद रहे होंगे, और आप तो शायद इससे भी ऊपर खरीद रहे होंगे। तो आपको कितने का पड़ रहा होगा? 20 का। मैं नया बिजनेसमैन, मैं 1000 खरीद रहा हूं, मेरे को कितने का पड़ रहा होगा? 10 का। तो आपकी कॉस्ट 20 रुपए, मेरी कॉस्ट 30 रुपए, और मान लो आप भी 5 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मैं भी 5 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। आप भी अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं 25, मैं भी अपनी कॉस्ट में 5 रुपए का ही प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करता हूं 35। अब बेटे मार्केट में सेम प्रोडक्ट मेरे ब्रांड का 35 रुपए का बिक रहा होगा, आपके ब्रांड का 25 रुपए का बिक रहा होगा। कस्टमर किसका प्रोडक्ट खरीदेगा? आपका। सबको बात समझ आई? क्योंकि कस्टमर के मन में क्या आएगा, यार ये तो नया ब्रांड है, इसका तो नाम भी नहीं सुना और महंगा भी है। ये पुराना ब्रांड है, इसकी तो गुडविल भी है, नाम भी सुना और सस्ता भी है, तो फिर वही खरीदो। सबको बात समझ आई? तो मेरा बिजनेस तो शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा, फिर नहीं चल पाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सबको बात समझ आई? तो कहना बड़ा आसान है, मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया, पैसा घुमाना है जी, इधर माल आ जाएगा, उधर कस्टमर आ जाएगा। लेकिन इधर का चैलेंज समझ आया कि एक न्यू बिजनेसमैन को चैलेंज ही सबसे पहले क्या आता है? सप्लाई चेन बनाने में, सप्लायर ढूंढने में जो उसको कम क्वांटिटी दे पाए सही रेट पर। सबको समझ आया? इसी में एक और चीज, इधर का ही सप्लाई चेन का एग्जांपल दे रहा हूं एक और, पैकेजिंग। अब मैं पैकेजिंग का आपको एक एग्जांपल देता हूं। बेटा आपने
कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे कॉफी के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने की चीजों के और चीजों के, आपने उनमें कभी देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग वैसी वाली होती है कि उसके ऊपर जो भी लेबल्स हैं, डिजाइन्स हैं, कंपनी का ब्रांड का नाम है, वो सब प्रिंटेड होता है उसी के ऊपर। जैसे लेज का, अंकल चिप्स का पैकेट होता है, इन सब के ऊपर प्रिंटेड होता है। लेकिन आपने नोटिस किया कि कुछ ब्रांड्स होते हैं कि उनके कॉफी के पैकेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनके जो पैकेट्स होते हैं ना वो ब्राउन कलर के पैकेट्स होते हैं, और लेबलिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए ना उसके ऊपर प्रिंटेड नहीं होता, स्टिकर चिपकाया होता है। ये नोटिस किया आपने? अब की बार करना कभी नोटिस, काफी प्रोडक्ट्स में होता है ऐसा। और जब आप ऐसा नोटिस करेंगे ना तो आप एक चीज पाएंगे, जितने भी न्यू बिजनेसेस होते हैं ना, बिल्कुल नए नए बिजनेसेस, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग आपको दूसरी वाली दिखेगी जिसके ऊपर लेबलिंग स्टिकर से चिपका के रखी होगी। ठीक है? अच्छा बेटे, पहली बात तो इतना तो मेरे ख्याल से सब समझते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। कई बारी कुछ प्रोडक्ट्स में ना दम नहीं होता, लेकिन ना उनकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हम किसी दुकान पे जाते हैं ना और पैकेजिंग बड़ी अट्रैक्टिव होती है तो मन करता है ट्राई करते हैं एक बारी। प्रोडक्ट चाहे रद्दी निकले, बिल्कुल बेकार निकले, लेकिन एक बारी के लिए तो ट्राई कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद अगर प्रोडक्ट भी बढ़िया था तो फिर हम उसके रेगुलर ग्राहक बन जाएंगे। लेकिन पैकेजिंग एक रोल तो प्ले करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने में कि वो खरीद ले। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ज्यादा बड़ा ब्रांड कैसी पैकेजिंग में दिख पाएगा? प्रिंटेड वाली लेबलिंग में, ब्रांडिंग में, या स्टिकर वाली ब्रांडिंग में? प्रिंटेड वाली ब्रांडिंग में। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी वैसी ही ब्रांडिंग है, कोई स्टिकरों से ब्रांडिंग थोड़ी ना कर रखी है उन्होंने। अब आप सुनिए बेटा, जो प्रिंटेड वाली ब्रांडिंग, जो स्टिकर वाली ब्रांडिंग होती है, उसमें जो पैकेट्स होते हैं, अब 250 ग्राम का पैकेट है, 500 ग्राम्स का पैकेट है, 1 kg का, 5 kg का, जो भी पैकेट है, उसके जो पैकेट्स होते हैं उनमें कोई एमओक्यू नहीं होता है। आपको 10 पैकेट खरीदने, 20 पैकेट खरीदने हैं पैकेजिंग करने के लिए अपना प्रोडक्ट, 100 खरीदने, 1000 खरीदने, लाख खरीदने, आप कितने मर्जी खरीदिए, और उन पैकेट्स के ऊपर ब्रांडिंग करने के लिए स्टिकर चिपका हो गया। तो स्टिकर्स कितने प्रिंट करवाने हैं वो भी आपके ऊपर है। बेटे, फोटोकॉपी की दुकान पर जाके अगर मेरे को कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है तो चाहे मैं 1 पेज निकलवाऊं, चाहे मैं कितने मर्जी पेज निकलवाऊं, निकाल देगा ना वो। स्टिकर वही तो है। ठीक है? बस वो ग्लॉसी पेपर के ऊपर स्टिकर बना देते हैं। ठीक है? तो स्टिकर में भी जितने भी प्रिंट करवाने हैं आप प्रिंट करवाइए। मतलब लेबलिंग में भी कोई एमओक्यू नहीं है। ठीक है? एक नया बिजनेसमैन इसको अडॉप्ट करता है क्योंकि उसको दिक्कत ही किससे होती है, मैं ज्यादा पैकेट तो खरीद नहीं पाऊंगा। मेरी बात समझ आई? लेकिन बेटा, ये जो पैकेट होता है, ये पैकेट कितने का पड़ता है? तकरीबन ये 250 ग्राम से 500 ग्राम का जो पैकेट होता है उसका अंदाजन मैं रेट आपको बता रहा हूं, अराउंड 10 to 12 रुपए का एक पैकेट पड़ता है ये। ठीक है? और 2 से 3 रुपए का एक स्टिकर पड़ता है लेबलिंग का। ठीक है? तो आप मोटा मोटी मान के चलिए 15 रुपए आपकी पैकेजिंग का खर्चा है। फिर एक दिक्कत नहीं है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतना तो खरीदना पड़ेगा, कितना मर्जी खरीदो, यह दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? 15 रुपए का तो पैकेजिंग पड़ेगा फिर आपको। ठीक है? गजब की बात है कि जो कि बढ़िया भी ज्यादा लगता है, प्रिंटेड लेबलिंग। बेटा, इसका एक पैकेट पता है कितने का पड़ता है? 50 पैसे से भी कम का, 0.5 से भी कम का, 500 ग्राम के पैकेट की बात कर रहा हूं। 50 पैसे से भी कम का पड़ता है। बड़े बड़े ब्रांड्स को तो ये 25 पैसे का, 30 पैसे का पड़ता है। बट इसमें दिक्कत क्या है? इनकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो 5 लाख से शुरू होती है कि मिनिमम 5 लाख पैकेजिंग के पैकेट्स आप तैयार करवाओगे। फिर यहां से स्टार्ट होती है, दिस इज द स्टार्टिंग रेंज, कि उससे ऊपर मतलब आपका एक ऑर्डर ही 2.5 लाख रुपए का है कम से कम पैकेजिंग का। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगेन द सेम चैलेंज। अब जो नया बिजनेसमैन है वो कहेगा यार मैं 5 लाख पैकेट बनवा के तो बैठ जाऊंगा पैकेजिंग के, उतना तो मैं 5 साल में नहीं बेच पाऊंगा, अभी तो हो सकता है मेरा 6 महीने बाद धंधा ही बंद हो जाए, तो पैकेजिंग कहां जाएगी ये सारी? सबको बात समझ आई? तो वो इसको अडॉप्ट कर नहीं पाता, तो उसके लिए मजबूरी क्या बन जाती है? उसको इधर आना पड़ता है। समझ में आया? अब सोचिए उसके साथ क्या होता है। पहले तो रॉ मटेरियल कम खरीदा, उसकी वजह से वो महंगा पड़ा, 30 रुपए का तो इस बेचारे को माल पड़ गया। ठीक है?
और पैकेजिंग इसको ये वाली अडॉप्ट करनी पड़ी। 15 रुपए की पैकेजिंग पड़ गई, 45 रुपए की तो इसकी कॉस्ट आ गई। अब ये मान लो मरे से मरा एक बिजनेस 10% के प्रॉफिट मार्कअप पे भी काम करता है कि कॉस्ट पे 10% तो कमाऊं। 45 रुपए का 45 का 10% लगाता है 4.5, राउंड ऑफ करके मैं 5 रुपए मानता हूं, तो ये अपनी पर यूनिट 50 रुपए में बेचेगा, ठीक है, कस्टमर को। और इधर जो पुराना ब्रांड है, जो कई टाइम से बिजनेस में ऑपरेट कर रहा है, वो बंदा, उसको पहली बात तो प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा होगा, 20 रुपए का। उसको पैकेजिंग पर यूनिट कितने की पड़ रही होगी, चलो राउंड ऑफ करके 1 रुपए ही मान लेते हैं, वैसे 50 पैसे 21 रुपए। और ये भी कहता है मैं 10% मार्केट पे ही काम करता हूं, मान लो इंडस्ट्री 10% के प्रॉफिट पे काम कर रही है, 2 रुपए, 50, आधा। सबको बात समझ आई? अब यहां पे तो मेरे ख्याल से पूरा ही डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा फिर, क्योंकि ना तो इसकी गुडविल, ना इसका ब्रांड, ना ये दिखने में पैकेजिंग और महंगा। वो गुडविल भी है, वो ब्रांड भी है, वो दिखने में भी अट्रैक्टिव, वो सस्ता भी है, 2 आ जाएंगे उतने में, और फिर भी बचेंगे पैसे, तो नया धंधा चल ही नहीं पाएगा यहां पे। तो फिर नाउ दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज कि एक न्यू बिजनेस को मार्केट में आके धंधा चलाने में, सप्लाई चेन बनाने में दिक्कत ही क्या आती है। क्यों? वो कहता है कि कंपटीशन बीट ही नहीं हो पा रहा है मुझसे, ये कारण होता है उसका। ऑब्वियसली बहुत सारे और कारण है इस तरीके के, इस तरफ के, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे अभी 2 बताए हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 हैं, और भी बड़े सारे होते हैं, वो सीखेंगे, पूरा कोर्स इसी पे है। ऑल दो बात समझ आई? ऐसा तो नहीं लग रहा कि किताबी बातें बताई जा रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि उसी फ्रंट पे है मेरी पूरी पढ़ाई, और पढ़ना भी वैसे ही है यार। सबको यहां तक क्लियर? अच्छा, अब जरा उधर की बात करते हैं, कस्टमर। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं इसका। बेटा अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वो ये होता है ना, आपने सुना होगा सबने, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर के पास थोड़ा ना जाता है प्रोडक्ट बेचने, या कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास थोड़ा ना पहुंच जाते हैं। मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट देता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे देता है होलसेलर को, होलसेलर आगे देता है रिटेल दुकानों को, और रिटेल दुकानों से फिर हम तुम लोग खरीदते हैं। अब एक बात सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप एट प्रेजेंट लिवाइस की जीन्स के डिस्ट्रीब्यूटर हो। नाउ लिवाइस इज अ गुड ब्रांड, मतलब प्रोडक्ट वाइज बात नहीं कर रहा हूं, कैसा प्रोडक्ट है कैसा नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट एक नाम है ब्रांड का लिवाइस, ठीक है। तो लिवाइस की जीन्स, लिवाइस की शर्ट, लिवाइस की कपड़े लोग मांगते होंगे, ब्रांड के नाम से मांगते होंगे कि भैया मेरे को उस ब्रांड का कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब आप इस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हो, इस ब्रांड की जीन्स आप आगे बिकवाते हो, होलसेलर को, रिटेलर से आगे ग्राहकों को। अब आपके पास, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास अब मैं आया हूं कि सर हमने भी अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च करी है, लिवाइस की तरह हम भी अपनी जीन्स लॉन्च कर रहे हैं, जरा हमारी भी जीन्स रख लो, और आगे अपने होलसेलर को हमारी भी जीन्स बिकवा देना। जिस होलसेलर को तुम कहते हो लिवाइस खरीद ले, उसी होलसेलर को कह देना एक बार ये वाली जीन्स भी ट्राई कर ले, और उस होलसेलर से रिक्वेस्ट कर लेना कि वो आगे रिटेलर को ऐसा बोल दे, और रिटेलर को कह देना कि वो आगे ग्राहक को बोल दे लिवाइस ना खरीद के ये वाले ब्रांड की जीन्स खरीदो। अब आप बताओ, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, क्या आप मेरे जैसे एक नए ब्रांड की जीन्स रख लोगे? क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि सर ऐसा है, बताओ। ठीक नहीं, गुडविल की बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रांड वैल्यू गुडविल से मतलब नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर को इससे मतलब होता है। बेटे अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर कोई ब्रांड तो बना नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, इधर से उसके पास माल आ रहा है, वो आगे दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ पता है किस बात की खाता है? अपने कॉन्टैक्ट्स की, अपने नेटवर्क की। डिस्ट्रीब्यूटर को पता है मैं आगे माल बिकवा दूंगा, किसी का भी माल हो, वो उस बात की खाता है, उस बात पे कमीशन मांगता है वो, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर अपने नेटवर्क का खाता है, ठीक है। लेकिन अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के मन में यह आएगा कि यार लिवाइस की जीन्स बेचने के लिए तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, होलसेलर आके खुद कहता है कि मेरे को लिवाइस की जीन्स दे भाई। क्यों? क्योंकि रिटेलर होलसेलर से लिवाइस की जीन्स मांगता है। रिटेलर क्यों होलसेलर से लिवाइस की जीन्स मांगता है? क्योंकि ग्राहक हम तुम शायद रिटेलर से लिवाइस की जीन्स की डिमांड करते हैं, ग्राहक को क्योंकि लिवाइस की जीन्स का नाम पता है।
सबको बात समझ आई? क्योंकि ग्राहकों को लिवाइस की जीन्स का नाम पता है तो वो रिटेलर से मांगता है, तो रिटेलर होलसेलर से मांगता है, तो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से खुद मांगता है, डिस्ट्रीब्यूटर को मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मेरे ब्रांड का तो नाम किसी को नहीं पता, ना ग्राहक को, ना रिटेलर को, ना होलसेलर को, ना डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है यार तुम्हारी जीन्स बेचने के लिए तो मेरे को मेहनत बहुत करनी पड़ जाएगी। और दूसरी बात, जितना मार्जिन लिवाइस मेरे को दे पाता है, क्या उतना मार्जिन आप दे पाओगे? जितना कमीशन लिवाइस इस डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता होगा, क्या उतना कमीशन एक नया ब्रांड दे पाएगा? नहीं। सर लिवाइस कितना कमीशन दे पाता होगा? बेटा आप इसका अंदाजा ऐसे लगा लो, आपको क्या लगता है लिवाइस की जो जीन्स बिकती हैं 3-4 हजार की जो बिकती हैं, ये कितने की बनती हैं? क्या कॉस्टिंग अंदाजा लगाओ? 1000 और नीचे जाओ, है और नीचे चले जाओ बेटे, 80 से 90 रुपए की कॉस्टिंग होती है एक जीन्स की, फिनिश प्रोडक्ट विद लेबलिंग एंड स्टफ, 80 से 90 रुपए की। एडिडास की जो टी शर्ट्स आती हैं, जो 1000-2000 रुपए की टी शर्ट्स बिकती हैं, 40 से 50 रुपए की पर टी शर्ट की कॉस्टिंग आती है। इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं, चाइना से और सस्ती आती है। ठीक है, आपके ये पंजाब की साइड लुधियाना हो गया, ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ से पहले एक जगह आती है, शायद नाम सुना हो, जीरकपुर, सुना है? जीरकपुर में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और लुधियाना में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो इन ब्रांड्स के लिए कपड़ा बनाती हैं। लिवाइस, डीजल, अपना ये एक दो और ब्रांड से नाम भूल गया मैं, उनके लिए क्लोथिंग बनाती हैं। ये ब्रांड सिर्फ उसको अपना लेबल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मार्क्स एंड स्पेंसर, H&M, इनके जो कपड़े होते हैं वो सारे बांग्लादेश से आते हैं। ठीक है, और इनकी जो कॉस्टिंग है, जो इनके स्वेटर्स आते हैं मार्क्स एंड स्पेंसर के, 4-5 हजार के जो स्वेटर बेचते हैं, ये 100 से 150 रुपए में बनते हैं, लेबलिंग, पैकेजिंग सब मिला के। ठीक है, अब आप सोचो जरा एक बारी कि जो जीन्स 80 से 90 रुपए में बन रही है, वो हम तुम ग्राहकों को जो 4000 में बिक रही है, क्या बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम प्रॉफिट समझ रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट सारा लिवाइस ब्रांड की जेब में जा रहा है? वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं। ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि लिवाइस कहता है मैं प्रोडक्ट इतना सस्ता बना देता हूं, 90 रुपए का तो मैं प्रोडक्ट बना देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर तू मेरी जीन्स बेच 1000 तू कमा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ आई? डिस्ट्रीब्यूटर 1000 कमा ले, 500 होलसेलर कमा ले, 500 रिटेलर कमा ले, तो भी लिवाइस अच्छा कमाएगा, बहुत भयंकर कमाएगा। सबको बात समझ आई? अब एक नया ब्रांड 80-90 रुपए में जीन्स बना नहीं पाएगा, इतने रुपए में जीन्स बना नहीं पाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 रुपए का मार्जिन दे कैसे पाएगा? और डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 रुपए का मार्जिन क्यों नहीं दे पाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 रुपए का मार्जिन? क्योंकि बेटे डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 रुपए का मार्जिन का मतलब ये हो गया कि मार्केट में 1000 रुपए की जीन्स बेच पाओगे आप? नहीं बेच पाओगे, आपका तो ब्रांड ही नहीं है। आप सोचो, आपके सामने एक नया ब्रांड, उसकी जीन्स 3-3.5 हजार की, लिवाइस की जीन्स 4000 की, किसकी खरीदोगे? जिसका नाम सुना होगा। सबको बात समझ में आई? तो यहां पे बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर मानेगा ही नहीं। आई होप सबको बात समझ आई, अच्छे से क्लियर। तो बेटे इधर के ये चैलेंजेस आते हैं सेल चेन के। ठीक है, और भी चैलेंजेस है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बताया है। यहां पे मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। मार्केटिंग का चैलेंज कैसे आता है सर? बेटे राइट फ्रॉम, आप चाहे ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचो, अमेजॉन पे, मिंत्रा पे, या अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करके अपना प्रोडक्ट आप गूगल पे बेचो, कैसे मर्जी बेचो, प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता है। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका भी छोटा सा। बेटा मिंत्रा पे, अमेजॉन पे कभी भी कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना होता है, आप नाम टाइप करते हो प्रोडक्ट का, तो कितना स्क्रॉल करते हो, कितना नेक्स्ट आगे के पेजेस पे जाते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, कितने आगे तक जाते हो? मैक्सिमम कितना गए हो? 2, 10? मेरे ख्याल से 10 तक कोई नहीं गया होगा। अच्छा आपको फॉर एग्जांपल कोई अमेजॉन वगैरह से नहीं, आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है, आपने गूगल पे टाइप किया, अब गूगल पे आप नेक्स्ट करके कितने आगे पेजेस तक जाते हो? शायद पहले पे ही उस पे काम बन जाता है, दूसरे पे भी हार्डली कोई जाता होगा, तीसरे पे तो मतलब ही नहीं। बेटा अब अमेजॉन पे अगर कोई बंदा अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है, नया बंदा, उसका प्रोडक्ट 100वें पेज पे भी नहीं होता। अब आप सोचिए कि आपका प्रोडक्ट 100वें पेज पे भी नहीं है और एक कस्टमर दूसरे पेज से तो आगे बढ़ नहीं रहा है, वो उतने में ही किसी ना किसी ब्रांड से खरीद जा रहा है, तो 100वें पेज से भी ऊपर अगर आपका प्रोडक्ट है तो कस्टमर को तो दिखेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट।
आपने अगर अपनी नई नई वेबसाइट बनाई है कि आप Amazon वगैरह पे नहीं, आप खुद की वेबसाइट बना के बेच रहे हो, आपकी वेबसाइट स्टार्टिंग में गूगल का पढ़ना ही है, गूगल पे स्टार्टिंग में एक वेबसाइट 500th पेज पे लिस्ट होती है, एक न्यू वेबसाइट। और आपने भी बताया सर गूगल पे तो हम दूसरे पेज पे भी नहीं जाते, पहले पे ही काम बन जाता है, बल्कि पहला भी पूरा कई बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, स्टार्टिंग में ही काम बन जाता है। मेरी बात समझ आई? तो 500वें पेज तक कौन जाएगा? तो मेरा प्रोडक्ट दिखेगा नहीं, मेरी वेबसाइट दिखेगी नहीं, कौन खरीदेगा? अब सर इसके लिए फिर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपने कोई चीज, कभी ऐसा नोटिस किया कि आपने मिंत्रा पे, Amazon पे कभी कोई प्रोडक्ट देखा हो, खरीदा ना हो, बस एक बार ओपन करके देख लिया हो, बंद कर दिया हो, उसके बाद आप फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे आपको उसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग दिख रही है। ऐसा नोटिस किया कभी? अगर नहीं किया तो इसको करना जरूर ऐसा होगा। आप एक प्रोडक्ट पे Amazon मिंत्रा पे 1-2 मिनट से ऊपर बिता लो, खरीदो मत, बस देख लो उसको, आपको हर जगह वो प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? मार्केटिंग रन हो रही है उसकी, उसमें पैसा लग रहा है। ठीक है, कई बार नोटिस करिएगा Amazon पे बिल्कुल टॉप पे कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं और उनके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, एड चल रही होती है वहां पे। जोमेटो, स्विगी, उसमें भी ऐड चल रही होती है। जो ये टॉप पे रेस्टोरेंट के नाम दिखाता है वो सब ऐड से आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। गूगल पे भी पहले पेज पर आने के लिए भयंकर पैसा बहाना पड़ता है, तो गूगल के पहले पेज पे आते हैं, और पहले पेज पे भी टॉप के 4 से 5 लाइनों में आने के लिए उससे भी ज्यादा पैसा बहाना पड़ता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक न्यू बिजनेस के लिए ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हो गए इन चीजों को इंटैक्ट करना। आई होप सारी बात अच्छे से क्लियर हुई आपको। अब सर ये जो सारी कहानी मैंने आपको बताई यहां पे, ये क्यों बताई? क्योंकि एक डायरेक्टर ने सवाल किया था कि सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में ही क्यों ऑपरेट करना चाहते हो? एक्सपेंशन की बात चल रही थी ना धंधे की, तो सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में क्यों एक्सपैंड करना है? तो अब सीईओ ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा है, और ये सारी बातें एक्सप्लेन करके सीईओ ने बोला सर ऐसा है, हम 10 साल से फूड बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल है, मतलब फूड बिजनेस में हमारा ब्रांड बन चुका है, मतलब फूड बिजनेस की हमारी सप्लाई चेन बन चुकी है, मतलब फूड बिजनेस की हमारी सेल चेन बन चुकी है। अब सर हम सॉफ्ट ड्रिंक के बेवरेजेस के बिजनेस में इसलिए एक्सपैंड करना चाहते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का एक्चुअल मीनिंग ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस की कोई नई सप्लाई चेन नहीं है। जिस सप्लायर से माल फूड का आता है उसी सप्लायर से माल इसका भी आ जाएगा, तो सेम सप्लाई चेन से काम बन जाएगा। मेरे को एक और प्रोडक्ट में एक्सपेंशन के लिए नई सप्लाई चेन नहीं बनानी पड़ेगी, जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। सबको बात समझ आई? और जिस दुकान पे, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जिस होलसेलर के थ्रू फूड प्रोडक्ट बिकता है, उसी दुकान पे सॉफ्ट ड्रिंक भी बिक जाती है, तो सेल चेन भी अलग नहीं है। मेरी बात समझ आई? तो सीईओ एक तरह से ये कह रहा है साहब अगर मैंने एक प्रोडक्ट में मेहनत करके सप्लाई और सेल चेन बना दी है, तो अब मैं उसी सेल चेन और सप्लाई चेन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट लिस्ट करता जाऊंगा। एग्जांपल, नेस्ले, पतंजलि, बेटा इन सारे ब्रांड्स का क्या है? नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज, लेकिन क्या नेस्ले ने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लॉन्च कर दिए थे? नहीं। स्टार्टिंग में नेस्ले ने मैगी निकाला था, केचप निकाला था, ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट्स निकाले। इन 2 प्रोडक्ट्स में उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया, सप्लाई और सेल चेन बना दी है, बस। उसके बाद तो सारे प्रोडक्ट्स जो सेम सप्लाई और सेल चेन से बनते हैं वो लिस्ट करते गए करते गए करते गए, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आते जाएंगे सर्कल उतना तेज घूमता जाएगा, क्योंकि कभी कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो कभी कोई प्रोडक्ट खरीदना है, इसलिए आज इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। सबको समझ आया? पतंजलि ने कहां से शुरू किया था? शहद। इन्होंने खूब मार्केटिंग करी कि हमारा शहद ओरिजिनल है, ये है वो है, मेरे को नहीं पता ओरिजिनल है या नहीं है, मैं तो बात बता रहा हूं कंपनी की। तो हनी से स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सेम सप्लाई और सेल चेन के प्रोडक्ट लिस्ट करते गए करते गए। अब सोचो यहां पे अगर ये सोचते कि क्लॉथ के बिजनेस में ऑपरेट करना है, तो बेटे क्लॉथ की तो सप्लाई चेन अलग बनेगी, और उस बिजनेस में तो फिर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस तो गया, आप तो जीरो से स्टार्ट करोगे। और सेम दुकान पे जिस पे खाना बिकता है उस पे कपड़ा तो नहीं बिक सकता, तो इसकी भी चेन अलग होगी। आई होप आपको समझ आया अच्छे से, क्लियर? तो ये कारण यहां पे दिया गया कि हम फूड बिजनेस में ही क्यों ऑपरेट करना चाहते हैं। चलो आगे, चलो जी। एक और डायरेक्टर उठे। अब इन डायरेक्टर ने पूछा, बेटे यहां तक की बात में कोई सवाल, डाउट? एक और डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा सर ये बताओ
सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में ऑपरेट तो कर लोगे, लेकिन इस बिजनेस में ऑलरेडी दो बड़े बड़े जायंट्स हैं, कंपटीशन की बात कर रहा हूं। इस बिजनेस में, सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में ऑलरेडी दो बड़े बड़े जायंट्स हैं, कोका कोला और पेप्सी। तो आप इनसे कैसे कॉम्पीट करोगे? तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो एक सिंपल सा जवाब सीईओ ने दिया कि सर देखो, भारत की ना 125 करोड़ की जनता है, और आप सोच के देखो कि इतनी भयंकर जनता को सॉफ्ट ड्रिंक में सिर्फ ये दो ब्रांड्स लीड कर रहे हैं, तो क्या तीसरे ब्रांड के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं होगी? क्या तीसरा ब्रांड थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाएगा? बना पाएगा। बेटा आपने नोटिस किया होगा, अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोका कोला और पेप्सी तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बड़े सारे और ब्रांड्स हैं। कोई एनर्जी ड्रिंक के नाम से निकाल रहा है, स्टिंग वगैरह, मॉन्स्टर वगैरह, जो ये सब आए, ठीक है, और भी बड़े सारे ब्रांड्स इसके अंदर आते रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं भी चलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दो बड़े बड़े जायंट्स हैं तो आप अपनी जगह बना नहीं पाओगे। हाँ, उतने बड़े शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन कुछ धंधा तो निकाल पाओगे आप। समझ आया? एक और डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा सर पैसा कहां से आएगा? सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में क्यों एक्सपैंड करना है? बात समझ में आ गई। कंपटीशन को हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बात समझ में आ गई। अब ये बताओ, सब समझ में आ गया, पैसा कहां से लाओगे? क्योंकि भाई पैसा तो लगेगा नया बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। अभी टाइम हो गया है, चलो मैं यहां पे बात थोड़ी रोकता हूं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी केस स्टडी थोड़ा आगे चलेगी, ठीक है? थोड़ा सा बता देता हूं बस, इस पूरी केस स्टडी के खत्म होने पे, इस पूरी केस स्टडी के अंदर आपको ये सारा सिलेबस देखना है, ठीक है? सारा सिलेबस है ये, ठीक है? केस स्टडी करवाने का पर्पस यही होता है कि आपका एक माइंडसेट बनाना कि आपका जो ये सब्जेक्ट है, इसको थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है? वो सारा आपको दिखेगा इसके अंदर। अभी आपको मार्केट्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फिस्कल पॉलिसी, सब दिखेगा इसके अंदर आपको, ठीक है ना? आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अभी इसको। समझ आया अभी आज सारा? चलो फिर बाय बाय।